चलिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, साम्य स्थिरांक और सेल विभव से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न है, मानक स्थितियों में नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया में क्रोमियम धातु कैडमियम आयन यानी Cd2+ के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे हमें क्रोमियम आयन यानी Cr3+ और कैडमियम धातु उत्पाद के रूप में मिलते हैं। अब मानक स्थितियों में सेल विभव मानक सेल विभव E0 सेल के बराबर होता है, लेकिन हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसे ज्ञात करने का पहला चरण यह है कि हम अर्ध अभिक्रियाओं को लिख लें, और ऐसा करने के लिए हमें उन प्रजातियों की पहचान करना होगा जिनका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। अब इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर +3 हो रही है, जबकि कैडमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से घटकर 0 हो रही है। इसका मतलब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और कैडमियम का अपचयन हो रहा है। इसलिए यदि हम इनकी अर्ध अभिक्रियाओं को लिखें तो कैडमियम की अपचयन अर्ध अभिक्रिया इस प्रकार होगी, और कैडमियम के लिए अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.40 वोल्ट है। ठीक है, आप यह मान अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार क्रोमियम की अपचयन अर्ध अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसमें Cr3+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे हमें क्रोमियम धातु मिलती है, और इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव -0.74 वोल्ट है। लेकिन ध्यान दें कि यह एक अपचयन अभिक्रिया है जिसमें क्रोमियम का अपचयन हो रहा है, जबकि प्रश्न में हमें जो अभिक्रिया दी गई है उसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब हमें इस अर्ध अभिक्रिया को उत्क्रमित करना होगा, विपरीत करना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया मिलती है वह इस प्रकार होगी, और यह जो मान है यह ऑक्सीकरण विभव है, जो कि अपचयन विभव के मान का ठीक विपरीत है। अब चूंकि हमने ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को लिख लिया है, इसलिए हम इस अर्ध अभिक्रिया को हटा सकते हैं। इस प्रकार अब हमारे पास ये 2 अर्ध अभिक्रियाएं हैं। तो यह था पहला चरण, यानी अर्ध अभिक्रियाओं को लिखना। अब अगला चरण है इन अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करना, जिसका मतलब है क्रोमियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैडमियम द्वारा प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब यदि हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 3 से और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दें तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर यानी संतुलित हो जाती है। इसके बाद इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमें अंतिम संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया मिलती है, जो इस प्रकार है, और इस अभिक्रिया के संगत मानक सेल विभव होगा +0.74 वोल्ट -0.40 वोल्ट यानी +0.34 वोल्ट। मानक सेल विभव का यह धनात्मक मान दर्शाता है कि अभिक्रिया संभव और स्वतः प्रवर्तित है। अब चूंकि हमने अभिक्रिया के लिए मानक सेल विभव ज्ञात कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी सहायता से हम मानक गिब्स ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल रूप से गिब्स मुक्त ऊर्जा कार्य की उस अधिकतम मात्रा को दर्शाती है जो किसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और एक विद्युत रासायनिक सेल के लिए यह किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश और विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है, यानी NF गुणा E सेल के बराबर होता है। यहाँ कुल प्रवाहित आवेश का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या और फैराडे स्थिरांक का गुणनफल है, और विद्युत विभव का मतलब सेल विभव से है। अब ऊष्मागतिकी के संबंध में अपने ज्ञान से हम जानते हैं कि एक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि W -ΔG के बराबर होता है, और जब हम इन दोनों समीकरणों को संयोजित करते हैं तो हमें ΔG = -NF E सेल ये मिलता है। यह समीकरण गिब्स मुक्त ऊर्जा का विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के सेल विभव से संबंध बताता है, और मानक स्थितियों में हम इस समीकरण को लिख सकते हैं ΔG0 = -NF E0 सेल। अब हम इस समीकरण की सहायता से प्रश्न में दी गई अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम E0 सेल का मान पहले से ही जानते हैं, जो कि +0.34 वोल्ट है। इसलिए चलिए हम मान समीकरण में रखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या परिणाम मिलता है। तो ΔG0 बराबर होगा
-6 क्योंकि इस अभिक्रिया में 6 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इंटू फैराडे स्थिरांक इंटू ई नॉट सेल जो कि +0.34 वोल्ट है। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें जो अंतिम उत्तर मिलता है वह है -196.86 किलोजूल प्रति मोल। यही प्रश्न में दी गई अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक यानी केसी का मान ज्ञात करना है, और केसी का मान हम सीधे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान से ज्ञात कर सकते हैं। हम ये कैसे करेंगे? तो आपको ऊष्मागतिकी का वह समीकरण याद होगा जो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का साम्य स्थिरांक यानी केसी से संबंध बताता है, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग केसी। अब चूंकि हमें डेल्टा जी नॉट का मान ज्ञात है जो कि -196.86 किलोजूल प्रति मोल है, जिसे हमने थोड़ी ही देर पहले ज्ञात किया था, और इसके अलावा हमें आर और टी के मान भी ज्ञात हैं, इसलिए हम इन सभी मानों को इस समीकरण में रख सकते हैं और साम्य स्थिरांक का अंतिम मान प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम ये मान समीकरण में रखकर गणना करते हैं तो हमें साम्य स्थिरांक का मान यानी केसी का मान 3.17 × 10⁻34 मिलता है। अब यहाँ साम्य स्थिरांक केसी का मान हमने डेल्टा जी नॉट यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान का उपयोग करके ज्ञात किया है, लेकिन केसी का मान हम मानक सेल विभव के मान का उपयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मूल रूप से हमारे पास दो समीकरण हैं। एक वह जो मानक गिब्स ऊर्जा का मानक सेल विभव से संबंध बताता है, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, और दूसरा समीकरण वह है जो डेल्टा जी नॉट और केसी के बीच संबंध बताता है। इन दो समीकरणों की सहायता से हम मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक के बीच सीधा संबंध प्राप्त कर सकते हैं, और यह संबंध है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग KC। यहाँ ई नॉट का मान +0.34 वोल्ट है, N का मान 6 है, जबकि RT और F स्थिरांक हैं जिनका मान आपको पहले ही पता है। तो इन सभी मानों को जब हम इस समीकरण में रखते हैं तब हमें केसी का अंतिम मान 3.17 × 10⁻34 प्राप्त होता है, और यह ठीक वही मान है जो हमें इस समीकरण से मिला था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह मान बहुत अधिक है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया लगभग पूरी तरह से उत्पादों के निर्माण के अनुकूल है। निष्कर्ष के रूप में हम मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव के बीच संबंधों को इस त्रिकोण के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ हम इस समीकरण के आधार पर साम्य स्थिरांक और ई नॉट सेल या मानक सेल विभव के बीच के संबंध को बता सकते हैं। इस ऊष्मागतिक समीकरण के आधार पर मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के बीच के संबंध को बता सकते हैं, और इसी प्रकार इस समीकरण के आधार पर मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा मानक सेल विभव के बीच के संबंध को भी बता सकते हैं।